तो उसकी एक अपेंडिक्स में ये सारे सिद्धांत दिए ढूंढने में नहीं मिलते और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज ए प्रिंसिपल के रूप में एक कॉपरेशन को सिद्धांत को एक्सेप्ट किया। अब ये तो आपकी बात हुई, लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपने देखा होगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से 15 मार्च आप बहुत उतावले हो उत्तर सुनने के लिए। मैं इन उत्तरों को देने के लिए आया हूँ कि कास्ट का और अनथिंकिंगनेस का सॉल्यूशन क्या है। और अगर शब्दों में बोलूँ जाऊँ मैं, अनथिंकिंगनेस का मतलब थिंकिंग पीपल डेवलप करो। वी विल टीच थिंकिंग स्किल। हम थिंकिंग स्किल हमारे प्रदीप कुमार सुपरन इंजीनियर है, ये हमारे थिंकिंग ऑपरेशन पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम थिंकिंग ऑपरेशन के जनरल सेक्रेटरी है। आपके हैं, आप थिंकिंग क्लास ही लगाइएगा। आई विल कम और होल दिन थिंकिंग स्किल को समझाएंगे और बताएंगे कि थिंकिंग स्किल इज द बिगेस्ट वीपन टू एनिलेट द कास्ट। थिंकिंग इज द बिगेस्ट वीपन टू एनिलेट द कास्ट। और दूसरा, अगर इसकी जोड़ी को कॉपरेशन में ला दिया जाए तो एंटीथीसिस है कास्ट का। तो थिंकिंग स्किल एंड कॉपरेशन इज अ टू सेंट्रल टूल टू एनिलेट द कास्ट एंड एस्टेब्लिश समता समता न्याय बंधुता का समाज। केवल एनिलेट ही नहीं करने का, साथ ही साथ यहाँ पर समता समता न्याय बंधुता का सेंट्रल टूल बोल रहा हूँ। और ये सेंट्रल टूल मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, इस थिंकिंग स्किल को आपके दिल्ली के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, ये दिल्ली के अंदर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है डिफेंस का। उसने पी के गौतम करके एक ब्राह्मण है, उन्होंने पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र इन ट्रांसकल्चरल पर्सपेक्टिव। ट्रांसकल्चरल पर्सपेक्टिव मैं 4 किताबें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके गया हूँ। सीताराम जी के पास, एसपी सिंह के पास, रुद्र कुमार के पास एक पुस्तक मिलेगी, डॉक्टर यादराम के पास। पढ़िए, हम कुछ छुपाते नहीं, जो हम सिखाते समझते जो है उतना हम सिखाते और आपसे भी सीखने की कोशिश करते। इस पुस्तक में उन्होंने थिंकिंग स्किल का सेंट्रल टूल ऑफ अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का थिंकिंग स्किल सेंट्रल टूल था। और इस बात महानायक इसे महान सम्राट अशोक ने इस बात को समझा और अपने राज्य में थिंकिंग स्किल अनविष्टि कहते थे, इसको अनिवार्य और कंपलसरी विषय के रूप में पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन पर्यंत तक समझाया। और उसका परिणाम हुआ कि अशोक के जो छोटे छोटे शिलालेख आए वो पहले 10वें वर्ष में जो छोटे छोटे शिलालेख आए उसमें उन्होंने अपने कामयाबी का रेशमी एक्सप्लेन। अशोक के बारे में हम जब 23वीं जन्म शताब्दी का मैं 25 दिसंबर को हम अगर दिल्ली में आप लोग प्रोग्राम रखते हो, आप हजारों की तादाद में आते हो, तो 1 नहीं 3 घंटे का अशोक को समझिए, नॉन स्टॉप बैठिएगा। अशोक को 3 घंटे उनके प्रोग्राम पर लगाइए। आप सीताराम जी को, रुद्र कुमार जी को, इंजीनियर एसपी सिंह को मजबूत कीजिए, इनको कार्यक्रम के लिए बोलिए आई विल कम इन दिल्ली। और अशोक की 23वीं जन्म शताब्दी पर एक्सपोजर ऑफ अशोक जो छुपा हुआ है, जमीन में गर्त कर दिया था, उसको नष्ट कर दिया था, हम उसको देश की राजधानी में फिर से स्टैब्लिश करेंगे और सरकार से भी अपील करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी महापुरुष डिक्लेयर करें। इसलिए एक चौथा सब्जेक्ट हम लाए, कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकर। थिंकिंग स्किल, अनथिंकिंग पीपल को थिंकिंग किया। अरे अभी तक असंभव सी बात होती है, थिंकिंग भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है वही सब्जेक्ट। विदेशों में MA, PhD, DSc, DLED की उपाधियाँ इस MA थिंकिंग स्किल। और हमने इसीलिए जलगांव में महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ डिजाइन थी, महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ डिजाइन थिंकिंग जलगांव में 5000 स्क्वायर फीट पर स्टेब्लिश है। वहाँ पे 3 बड़े हॉल है, 6-7 लैट्रिन है, 24 आवर पानी बिजली की। एक स्पोर्ट गाड़ी है 4152 गेट के सामने खड़ी, प्लीज जिसकी ओर जरा हटा। इस तरह से मैं
थिंकिंग स्किल को सिखाने के लिए हमने आपको इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेशन दिया है। इसे हमने जलगांव में 5000 स्क्वायर फीट पर महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग, आप वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आ सकते हो। ग्रुप में आओगे, कम से कम 30 आदमी ट्रेनिंग में होगा और आप वहाँ पर आराम से सीख सकते हो। और अगर दिल्ली में भी आप सीखना चाहो तो आप ऑर्गेनाइज करिए काम ट्रेनिंग कैंप को, हम यहाँ पर भी आपको सिखाने का होगा। और हम टीचर ऑफ थिंकिंग स्किल, प्रोफेसर ऑफ थिंकिंग स्किल हम क्रिएट करना चाहते हैं। सरकार करेगी बाद में, हम पहले अपने समाज में हर बस्तियों में जहाँ जहाँ बड़ी बस्तियाँ हैं एक महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग की ब्रांच ओपन करना चाहते हैं। एक ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, आप इसका यहाँ पर एंजॉय ले सकते हो और समाज को सोच विचार करने वाला बना सकते हैं। शायद मैंने आपको मोटे तौर पर कल्चर ऑफ कास्ट के बारे में कास्ट को बताया, पर्पज बताया कि टू क्रिएट अनथिंकिंग पीपल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ टू क्रिएट द कास्ट। एजुकेशन फिलॉसफी में बोला जाए अगर थिंकिंग स्किल ड्रॉप हो गई तो एजुकेशन नपुंसक होती है। तीसरा, थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल। हमें बहुत सारे मैनेजरियल स्किल बताई जाती है पर इन सबसे बड़ी है थिंकिंग स्किल। और लाइफ स्किल इसलिए बोल रहा हूँ कि जस्ट लाइक ब्रीथिंग, शरीर को जिंदा रहने के लिए जिस तरह से ब्रीथिंग की ज़रूरत होती है, सांस लेने की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार से मनुष्य के दिमाग को जिंदा रखने के लिए थिंकिंग की ज़रूरत होती है। जब तक डॉक्टर माइंड सोच रहा है आदमी को डेड डिक्लेयर नहीं किया जाता है। आदमी को शरीर की धमनियाँ भी बंद हो रही हैं, अगर दिमाग में सोचने का जरा सा भी किंतु है आदमी को डेड डिक्लेयर नहीं किया जाता। इसलिए हमारा माइंड बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है, इसलिए इसे बोला है थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल। चौथा, कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकर। अब मैं 5वें सब्जेक्ट की तरफ आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और 5वां सब्जेक्ट बाबा साहब बुद्धि शब्द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महानायक कांशीराम जी के सपनों का भारत। बाबा साहब बोलते हैं प्रबुद्ध भारत, हम मान्य करते हैं प्रबुद्ध भारत बनाना। कांशीराम जी बोलते हैं सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत, हम सम्राट अशोक का भारत बनाना चाहते हैं। कैसे बने? अशोक ने सम्राट अशोक का भारत कैसे बना, ये हमारे सामने उदाहरण है। अशोक नंदराज के हमके पास व्यवस्था ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन अशोक के बारे में हमने काफ़ी अभ्यास किया और हमने नए ढंग से शिलालेखों का इंटरप्रिटेशन भी किया। हम अपने तरीके से इन शिलालेखों का इंटरप्रिटेशन भी करते हैं और नए ढंग से समाज में सम्राट अशोक के शासन प्रशासन यानी वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं कि भारत का संविधान और अशोक का सम्राट शासन प्रशासन इनका कंपेयर कीजिए, एक ही नजर आए। और ये चीज़ को समझना दिल्ली में बैठे हुए बुद्धिजीवी वर्ग को बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके लिए एजुकेशनल फिलॉसफी, कैसे हम नया समाज बनाएंगे? प्रबोधन के आधार पर। प्रबोधन की फिलॉसफी क्या है ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया, मैं एजुकेशन की डेफिनेशन बोल रहा हूँ। जो लिखना चाहें लिख सकते हैं एजुकेशन की डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन प्रोफेसर जॉन डेवी ने दी है। एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन नाम का उनका छोटी सी पुस्तक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन उनकी एक और बहुत बड़ी पुस्तक है। एक 1916 में बाबा साहब के सामने प्रकाशित हुई और एक 1938 में बाबा साहब इंडिया में थे तब प्रकाशित हुई। एजुकेशन ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस, फॉर द एक्सपीरियंस। कितनी सरल डेफिनेशन है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये डेफिनेशन हमारे अंदर का जो अनुभव है उसको रिकंस्ट्रक्शन करना, उसको डेवलप करना। एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस एंड फॉर द एक्सपीरियंस। इस अनुभव का रिकंस्ट्रक्शन करना ही समाज बदलने की प्रक्रिया और नया समाज बनाने की प्रक्रिया है। प्रबुद्ध भारत या अशोक का भारत बनाने की प्रक्रिया है। लेकिन ये सारी प्रक्रिया होते हुए आज का जो मुख्य सब्जेक्ट है चमचा युग की चुनौती और चमचा युग की समाप्ति की ओर पहल, इनिशिएटिव कि चमचा युग पैदा ना हो।
चमचा युग तो समाप्ति होना चाहिए और उसे फिर वो पैदा ना हो, इसकी पूरी खबरदारी होना चाहिए। हमने इसकी खबरदारी की। बाबा साहब की तरफ से, बाबा साहब के समय से खबरदारी लेते रहे और कांशीराम जी भी उसकी खबरदारी लेते रहे। हमने भी वो खबरदारी ली और कांशीराम जी ने हमें एक बहुत बड़ा सीक्रेट एक्सप्लेन किया है चमचा एज नामक किताब में, एलिनेटिंग द एलाइट, जो आप जैसे बुद्धिजीवी पर है। इसमें जितनी तेजी से समाज परिवर्तन के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। इसके अलावा लाखों हमारा पढ़ा लिखा तबका IAS, IPS, IFS से रिटायर हुआ है, चीफ इंजीनियर सेक्रेटरी लेवल से रिटायर हुआ है, सुपर क्लास 1 से रिटायर हुआ है, क्लास 3, क्लास 4 से रिटायर हुआ है। सब बाबा साहब के प्रयासों के कायल हैं, ऋणी हैं। ये तबका समाज परिवर्तन आंदोलन से अलिप्त हुआ है, एलिनेट हुआ है, एलिनेट द एलाइट। जो हमारा समर्थ समाज तबका था कांशीराम जी के समय में, ये समाज परिवर्तन आंदोलन से अलग हुआ, अलगाव किया गया। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि इस इंटेलेक्चुअल क्लास को सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के फोल्ड में कैसे लाया जाए, इसको समाज परिवर्तन आंदोलन के साथ कैसे जोड़ा जाए, ये टास्क है। अगर इंटेलेक्चुअल क्लास ही नहीं बन पाए तो समाज परिवर्तन कैसे संभव होगा? बहुत लोग भावनात्मक आधार पर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। हम पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के लोग, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, हम पे बैक करने वाले लोग हैं। क्या बोल रहे हैं हम? आपसे पे बैक तो बाद में कराएंगे, हम पहले पे बैक करने वाले, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम क्या है? पे बैक। हम पे बैक कैसे करना चाहते हैं? हम समाज को सोच विचार करने वाला बनाकर करना चाहते हैं, समाज में सहकारिता विकसित करके पे बैक करना चाहते हैं। अगर समाज में ये दो एलिमेंट हमने बुझा लिया और इंटेलेक्चुअल क्लास से समझ जाए कि इससे मेरा भी भला, जो इंटेलेक्चुअल शामिल होना चाहता है उसका भी भला, उसके परिवार का भला और उसके समाज का भी भला, थिंकिंग स्किल और कॉपरेशन नाम के टूल्स में, ये बात को हम समझा ले जाए तो जो अलिप्त पड़ा हुआ बुद्धिजीवी वर्ग है वो उत्साह के साथ जुड़ेगा, उत्साह के साथ जुड़ेगा। एक ग्रीक वर्ड अभी हमारे SP सिंह ने 3DGR शब्द का उल्लेख किया, ये हमारा डिसिप्लिन है। 3DGR, 3D डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन। ये 3D हम लोग 20वीं शताब्दी में इसका बहुत वापर करते हैं। 3D कांशीराम जी भी इस 3D को बहुत महत्व देते हैं। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने 2 और वर्ड को जोड़ा है, GNR, 3DGR, ये फॉर्मूला बना। समाज परिवर्तन आंदोलन की कामयाबी का जो नया ट्रेनर प्रबुद्ध वर्ग तैयार हुआ, उसका मापदंड है 3DGR, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन और ग्रिट। ग्रिट शब्द हमने अशोक से लिया। अशोक ने बोला कि मैंने प्रयत्नों की पराकाष्ठा करके काम करके लाया। उसके शिलालेखों में जो भी लिखा कि मैं जो भी परिवर्तन कर पाया हूँ, लोगों में परिवर्तन और समृद्धि और सोच विचार करने वाला बना पाया हूँ, वो मूलतः उन्हें मैंने सोच विचार करने वाला बनाकर कर पाया। अशोक का क्या आदेश है कि मैं जो प्रगति और समृद्धि ला पाया हूँ देश में, अशोक के शासन में लोगों को मूलतः सोच विचार करने वाला बनाकर ला सका। अब उसने तो अपना रस खोल दिया, क्योंकि उसने अपने राज्य में जो ब्राह्मण ने मनुस्मृति, उससे पहले ब्राह्मण ने जो सोच विचार करने की विद्या उसी को दी जाती थी जिसका जनेऊ संस्कार होगा या वेद पढ़ने का अधिकार। अशोक ने इसको खोल दिया। मेरे राज्य में न ब्राह्मण होगा, शूद्र सब से एक समान होगा, सबको एक सी सवाल शिक्षा होगी, लड़का हो लड़की हो, शूद्र हो ब्राह्मण हो, हमारे लिए भेद नहीं, सबको एक सा एजुकेशन होगा। उस एजुकेशन का परिणाम हुआ कि 2 साल में, 8वें साल में कलियुग का युग हुआ और उस कलियुग के युग के बाद 2 साल के बाद अशोक का शिलालेख आते हैं, लघु शिलालेख में ये जो मैं परिवर्तन ला पाया हूँ, लोगों को समझा बुझा कर ला पाया हूँ, माँ बाप का आदर करने की बात कर पाया हूँ,
मूलतः लोगों को पराक्रम करके लाया। यानी मैंने लोगों को समझाने का जो प्रयत्न किया वो पराक्रम के साथ किया, मतलब प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर, प्रयत्नों की पराकाष्ठा। आप बताइए, आप लोगों में से प्रयत्नों की पराकाष्ठा करने के लिए कितने अपने सर पे कफन बांधकर हमारे साथ चलने को दिया है? प्रयत्नों की पराकाष्ठा को साथियों, हमने तो सहकारियों, हम तो अपने सर पे कफन बांध कर निकल पड़े। बाबा साहब पिछड़ गया या पिछड़ा गया, हम एक दूसरे की आलोचना नहीं करें। अब बाबा का कार्य, महानायक कांशीराम जी का कार्य फिर से संभला है, चल पड़ा है। इसे गतिशील और गतिशील बनाएंगे। जब तक ये मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम ऑफ द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट नहीं बन जाता, तब तक हमें किसी प्रकार की सांस लेने का अधिकार नहीं है। कंटिन्यूस एफर्ट्स, डेलिब्रेट एफर्ट्स। सहकारी, ये जब आप करेंगे, इसके करने पर अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी आपको नालायकों की श्रेणी में, हमारे बुजुर्ग नालायक नहीं, हम अपने बुजुर्गों को नालायक नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने तो हमें दिया है, हमें पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, आप लोगों को अधिकारी भी बना दिया। पर आने वाली पीढ़ी का भविष्य जो अंधकार में दिख रहा है, मनुवाद जो भयग्रस्त समाज हम बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, उसका चैलेंज को स्वीकार करना है। तो आपको समाज परिवर्तन आंदोलन में शामिल होना। ये आंदोलन नॉन पॉलिटिकल है, नॉन रिलीजियस है, नॉन एजुटेशन। नॉन पॉलिटिकल है, नॉन रिलीजियस है, नॉन एजुटेशन। इस चाकुर में किसी का खंडक भी खराब नहीं, किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं होती। अरे मैं तो सरकार में रहते हुए काम करता हूँ, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का कांशीराम जी के समय में 9 राज्यों के, साउथ के 9 राज्यों का इंचार्ज था। और हमारी लास्ट मीटिंग साउथ जोन की कन्वेंशन, 9 राज्यों की कन्वेंशन 14 जून 2003 को बेंगलोर में हुई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हाल। और उसकी रिपोर्टिंग महानायक कांशीराम जी ने बहुजन संकट के 3 अगस्त 2003 के अंक में प्रकाशित की 2 पेज कवर स्टोरी। कुछ लोग इस बात सोच रहे होंगे पे बैक टू सोसाइटी कहाँ से आ गए। बहुजन संकट में जाके देखेगा 3 अगस्त 2003 के बहुजन संकट में 2 पेज की कवर स्टोरी है। उसमें PR अम्बेडकर का भी नाम है और पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम PBSP का नाम है। लोग पे बैक टू सोसाइटी इतना बोलते हैं। हमारा पूरा नाम पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के बिना हमारा नाम अधूरा है, क्योंकि हमने बाबा साहब की विचारधारा, फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा, परिवर्तन करने वाली विचारधारा, जिसे हम अम्बेडकरवाद कहते हैं, फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा समाज में बदलाव के लिए सबसे बड़ा कारगर कदम कृतिशील होकर करने वाली विचारधारा है। कृतिशील होकर करने वाली विचारधारा है। इसलिए हमने इस विचारधारा को आइडेंटिफाई किया है, अम्बेडकरवाद इज एन एक्शन आइडियोलॉजी। अम्बेडकरवाद इज एन एक्शन आइडियोलॉजी। इसका 20% थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। अब मैं आपको अम्बेडकरवाद को परसेंटेज से डिफाइन करूँगा। 20% थ्योरेटिकल है, 80% प्रैक्टिकल। डायग्नोज कर लीजिए। बाबा साहब ने अथक प्रयत्न करने की, कांशीराम जी भी प्रयत्नों में बात, उन्होंने लिखने में ज़्यादा विश्वास नहीं किया। एक ही चमचा ही लिखा है, इंट्रोडक्शन टू वामसी लिखा, और एक्शन में गए। साइकिल मार्च हो या और दूसरे प्रकार के प्रोग्राम हो, एक्शन है। समाज को समझाकर सबल समर्थ बनाना, सोच विचार कौशलपूर्ण बनाना, और आखिर बात करूं कि उसे हुक्मरान समाज बनाना, हुक्मरान समाज, शासन करती जमात, गवर्निंग कम्युनिटी बनाना, ये बाबा साहब का आदेश है। ये तो कृतिशील एक्शन है। अपने अंदर बदलाव करना और समाज के अंदर बदलाव। हम अपने आप बदलाव नहीं करते, बल्कि समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते। इसलिए हम पेबैक करेंगे, तभी समाज में पेबैक का जुनून पैदा हो। हम अपने जुनून को दिखाएंगे तो आप में भी जुनून पैदा हो।
इसलिए ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, बड़े प्रयासों के बाद महानायक कांशीराम जी का ये मिशन, नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस, नॉन एजुकेशनल मिशन फिर से रिवाइव हो गया। आइए इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में, इस समाज परिवर्तन आंदोलन में तमाम गिले शिकवे बीच कर, तमाम गिले शिकवे को साइड में कर, आइए अपने समाज की बिगड़ी बना लीजिए। और बनाने में हिचक होती है तो हमसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं आप लोगों के बीच में बार बार आकर समझाने को तैयार हूं, क्योंकि दिल्ली का असर पूरे देश पर। मेरा अभी 1 नवंबर के फर्स्ट वीक में मध्य प्रदेश में कन्वेंशन करने जा रहा हूँ। सेकंड वीक में पंजाब में 4 जगह मेरे प्रोग्राम है। 12 और 13 2 दिन, 12 को 2 में, 13 में 2 जलंधर, फिलौर में, पटियाला और गंगा में। छत्तीसगढ़ में तीसरे हफ्ते जा रहा हूँ, वहाँ भी मेरे 2 प्रोग्राम हैं, 2 दिन 2 अलग अलग जगह प्रोग्राम है। चौथी वीक में मोदी के राज्य गुजरात जा रहा हूँ, वहाँ पर भी 2 प्रोग्राम हैं और समाज को समझाने का प्रयास है। आप लोग समाज को समझाने वाले, हमारे पिछड़े को मत बनिए। वी आर नॉट क्रिएटिंग द फॉलोवर, वी आर क्रिएटिंग द कोऑपरेटर, सहकारी, सहयोगी हम बनाना चाहिए। हम साथी शब्द का भी प्रयोग नहीं करते, सहकारी शब्द का प्रयोग करते हैं। सुपर कोऑपरेटर बनाना चाहिए, उच्च कोटि का सहयोगी बनाना चाहिए। जब सहयोगी बनेगा तो परस्पर टांगे खींचने वाले नहीं बनेंगे। इस पर हम बंदिश हमने लगाई। सोच विचार करने वाला होगा तो वो अपनी भावनाओं का मालिक होगा, अपनी ईगो का मालिक होगा। वो ईगो और भावनाओं को रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल नहीं बनेगा, अड़थला, रुकावट नहीं बनेगा। हम बहुत सोच विचार करके इसको डायग्नोज की, हमारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर हमने इसे सिस्टम को डेवलप किया। और ये सिस्टम 80% सिस्टम महानायक कांशीराम जी के बीच साहब के प्रेजेंस में डेवलप हुआ, 20% उनके बाद हमने डेवलप। आप भी इसे और विकसित कीजिए और देश के कोने कोने तक ले जाए। देश के कोने तक ले जाने की बात बहुत दूर, आप इसे दिल्ली में इस्टेब्लिश कर दें। अगर आप 50 ट्रेनर दिल्ली में तैयार करें, ट्रेनर 5 सब्जेक्ट, आपको मैं दावे से कह रहा हूँ कि आप दिल्ली में वो जरूर पैदा कर दोगे कि देश को घबरा कर महान अशोक को महापुरुष डिक्लेयर करने को बाध्य होना। मनुआ सजा मानने वाला नहीं। इस समाज की जागृति कि समाज में अशोक घुसा हुआ है, समाज के रग रग में अशोक पहुंच रहा है, इसको कौन इनकार करता? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कांशीराम जी से पहले पूरा इग्नोर करने की कोशिश की, बाबा साहब को, फुले को, सबको इग्नोर करने की कोशिश की। वो तो महानायक कांशीराम जी सख्त थे कि इनको नेशनल लेवल पर एस्टेब्लिश किया और फिर सरकारें अपना महान उसकी महत्व देने की कोशिश की। आधा अधूरे मन से क्यों ना हो, महत्व देने की कोशिश की। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इग्नोर करने की किसी भी फोर्स में, ना इधर पॉलिटिकल फोर्स, ना ही किसी कल्चरल फोर्स, इवन मोहन भागवत भी बाबा साहब के विचारों को ना माने और बाबा साहब को किसी प्रकार से हे दृष्टिकोण से देखने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये महापुरुषों की देन है। अब हमारा कर्तव्य क्या है कि हम इन 5 सब्जेक्ट पर मास्टर हों, जिसमें मैंने आपको कल्चर ऑफ कास्ट, एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म, थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल, कॉपरेशन एज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म, एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनैलिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी एज ए होल। इन 5 सब्जेक्टों को आधार मानकर हम खुले तौर से इस देश में समता, समता, न्यायबद्धता की व्यवस्था की स्थापना करना चाहिए। उद्देश्य है ये जो एक टूल्स होता है, एम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। थिंकिंग स्किल का एक टूल है एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ये तीनों सार के शब्द रखते हैं। हमारा टारगेट है देश में पूर्ण भारत की सम्राट अशोक के महान अशोक का भारत का निर्माण करना। गोल है इस देश में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को गतिशील बनाना, और ऑब्जेक्ट इस देश में सोच विचार करने वाला और सहयोगी समाज को तैयार करना।
एम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है। आइए इस पवित्र काम, बाबा साहब को धन्य है वो लोग जो कौम की खातिर हजारों तूफानों आंधियों के बावजूद भी परवाह ना करते हुए समाज के लिए कुर्बान होते हैं। धन्य। मैं सारी बात को इमोशनल नहीं लेना चाहता। आपसे केवल दिल्ली में चौथी बार आया हूँ और आप लोगों से ट्रेनिंग कैंप की अपील करने जा रहा हूँ। अगर इस अपील को आपने मान दिया तो इस देश में जो जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इंजीनियर सीताराम जी के पास या इंजीनियर एसपी सिंह जी या प्रदीप कुमार जी के पास अपना नाम नोट करा दें। वो उसको फीस देंगे क्योंकि फोकट तो होगा नहीं, अपना खर्च अपना उठाने वाले बनो। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कांट सक्सीड विदाउट सेल्फ। स्वावलंबन के बिना स्वाभिमान और समानता का आंदोलन कामयाब नहीं हो सकता। अपना खर्च अपने आप उठा के आप कामयाब करो। उससे हम बचत करने की जरूरत नहीं है, आपका खर्च आपके ऊपर ही करेंगे। और दिल्ली को अम्बेडकरवाद की एक कर्मभूमि बनाना चाहिए। लोग बोलते हैं नागपुर कर्मभूमि है, आगरा कर्मभूमि है, माना काशीराम जी की लखनऊ कर्मभूमि है। पे बैक टू सोसाइटी की पहली कर्मभूमि दिल्ली बने। इसका सौभाग्य, इसका श्रेय आज का जो बुद्धिजीवी वर्ग ले, जो अलिप्त पड़ा था, वो सम्मिलित हो। और आप लोग इस प्रक्रिया में जितना उत्साह के साथ भाग लेंगे, जितना उत्साह के साथ भाग लेंगे, सोच विचार के साथ भाग लेंगे, हम एक बात कहते हैं कि जो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में 60 साल की उम्र के बाद शामिल होगा, हम उसकी 5 साल उम्र बढ़ा देंगे। कितना बड़ा मोटिवेशन। जो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में शामिल होगा, उसकी 5 साल उम्र नेचुरल फैक्टर में बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बॉडी और माइंड दोनों ही एक्टिव होते हैं, दोनों ही पैरेलल होते हैं। अगर मैं अपना 10% माइंड और 90% बॉडी करूँगा तो एक बैलेंस है। 50% माइंड और 50% बॉडी अगर तालमेल होकर काम करती है तो एज स्टेब्लिश होती है। आई एम रनिंग 72। कैन यू थिंक? आपके सामने मैं 8-10 घंटे का लेक्चर दूंगा। हाउ इट इज हैपेंड? आई एम मेंटेन माई बॉडी एंड माइंड पैरेलल। आप लोग भी युवा पीढ़ी को आह्वान है, अगर युवा पीढ़ी चाहे और सोच विचार कौशल में पीढ़ी होकर अपने समाज को कुछ और ना सिखाए, सोच विचार करने का हुनर ही सिखा दे। नए नए टूल्स, कॉर्पोरेट थिंकिंग मेथड, पैरेलल थिंकिंग मेथड, लेटरल थिंकिंग मेथड, डिजाइन थिंकिंग मेथड अगर आप समझा सके तो हम मनुवाद से भी ज़्यादा एडवांस थिंकिंग कम्युनिटी बन सकते हैं। हम मनुस्मृति की काया पलट कर उसका पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं और देश में बहुजन समाज 15% समाज से भी ज़्यादा सोच विचार कौशल समाज बनाया जा सकता है। इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इतनी बात कहते हुए मैं यहाँ पर विराम लेना चाहूँगा। इस बीच में कोई साथ, हाँ मैं पूछ रहा हूँ, जिसको प्रश्न करना है लिख के प्रश्न मेरे सामने भेज दें। आप मैंने लिखा दिया हुआ है कास्ट में क्या सॉल्यूशन है। अब तक सारी सब कुछ आपने किताब भी पढ़ दी। अच्छा, कास्ट किताब लिख दिया। अच्छा, ओके ठीक है। व्हाट इज द यस इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। सहकारियों, कास्ट के बारे में मैंने बहुत बड़ा हिंट दिया कि कास्ट के बारे में नहीं पूछ रहा। हाँ, इस कास्ट का क्या सोल्यूशन होगा कि जो कास्ट ना रहे। कास्ट ना रहे, कास्ट का मतलब पीटते आ रहे हैं ना। हाँ, ओके। बहुत योर इंट्रोडक्शन प्लीज। चंद्र कुमार गौतम, ओके, सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष भी हूं। यस वेलकम। ठीक है, बैठिएगा। अभी हमने देखिए, अभी बाबा साहब के मूवमेंट में काम करने के बाद हमारे सामने एक बुद्धिस्ट फिलॉसफी की साइकोलॉजी सामने है कि 22 प्रतिज्ञा, पंचशील, ये हमारे लिए एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है कास्ट को नष्ट करने के लिए, पर उससे भी बड़ा सॉल्यूशन। हालांकि जो बाबा साहब ने इंट्रोडक्शन लिखा है कि मैं जात पात तोड़क मंडल के लिए लेक्चर देने के लिए क्यों गया,
उसके जवाब में संतराम बीए ने उनसे बोला कि बाबा साहब, आपने कास्ट का जो फॉर्मूला दिया है, मैं आपको प्रिंसिपल बात बताऊँ, कास्ट का जो फॉर्मूला आप दिया है, हम उसको और एक्सप्लेन चाहते हैं, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। और आपने बोला है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक द कास्ट, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, एनिलेशन ऑफ कास्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक द कास्ट विदाउट एनिलेटिंग religious notion on which it or caste system is founded. It is the word in introduction. इसके बाद 26 चैप्टर में बाबा साहब ने एनिमेशन बताया religious notion, how to change this religious notion. तो religious notion क्या है? religion और religious notion में फर्क है। religion और religious notion में फर्क होता है। जैसे secular notion, religious notion, तो ये दोनों एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव एक्सपीरियंस के साथ, सेकुलर एक्सपीरियंस और रिलीजियस एक्सपीरियंस, तो वो अनुभव के साथ जुड़े हुआ। मतलब बुद्धा ने भी भाव और अनुभव को काफ़ी बड़े पैमाने पर डायग्नोस किया। कोई रिलीजियस और कौन से बुद्धिस्ट तरीके से कोई डायग्नोस का वो अलग से किया। हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में रिलीजियस नोशन को चेंज करना चाहते हैं, और रिलीजियस नोशन को हम रिलीजियस को हम एक्सपीरियंस के साथ आइडेंटिफाई एक्सपीरियंस के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ये एक्सपीरियंस में परंपरा, रीति रिवाज, पाखंड, विषमता, वैमनस्यता ये भरा हुआ एक्सपीरियंस है, जब तक इस रिलीजियस नोशन के एक्सपीरियंस को हम चेंज नहीं करते। और इस चेंज करने के लिए बाबा साहब ने भी बोला कि गांधी हमें सोचने नहीं देते, जो संतों महापुरुषों ने कहा उसका न करो, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। और बाबा साहब ये लास्ट पैराग्राफ एनिलेशन ऑफ कास्ट रिप्लाई टू गांधी, लास्ट पैराग्राफ पर ये बोलते हैं कि गांधी हमें सोचने से बचाता और हमको टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, वर्ड यूज के टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की कसौटी पर हमें परखने को नहीं देते। अब ये टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस कहां से बढ़ आया? तो प्रोफेसर जॉन डेवे को हमने पढ़ा। प्रोफेसर जॉन डेवे, उनकी पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, और उसका एक एक्सटेंशन रूप है एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, जो 1938 में प्रकाशित हुई। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 में बाबा साहब वहाँ पे थे। और आपको ताजुब होगा कि बाबा साहब का एलिनेशन ऑफ कास्ट हो या और भी कोई ग्रंथ हो, इवन बुद्धा इन धम्मा, इस पुस्तक से डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन से बाबा साहब ने उस पुस्तक को आधे से ज़्यादा कोट किया, इतना ज़्यादा और किसी को कोट नहीं किया। और हमारा अम्बेडकराइट इंटेलेक्चुअल इस महापुरुष को इग्नोर किया। इसीलिए हमने इसको ध्यान जाए इसके लिए हमने प्रोफेसर जॉन डेवे को बाबा साहब का चौथा गुरु, वे व्यक्ति सोसाइटी प्रोग्राम महाराष्ट्र में इसका कोई ग्रुप नहीं कर पाया कि आप चौथा गुरु। हाँ भाई, बाबा साहब की फिलॉसफी, एजुकेशनल फिलॉसफी का रिकंस्ट्रक्शन कैसे पॉसिबल है? हम की फिलॉसफी एक्सप्लेन कर दो, एजुकेशनल फिलॉसफी कैसे एक्सप्लेन होगा?